एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम ऋग्वेदिक पीरियड या इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC। इससे पहले, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट है। वैसे मैंने तो आपको ऊपर करवा दी है, बट फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कौन से रिवर के पास हुई थी, जो चाहूदारो है वो कौन से रिवर के पास हुई थी, मोहनजोदारो कौन से रिवर के पास हुई थी, इसके एक्सवेटर कौन है, कोटी डीजी कालीबंगन इनके एक्सवेटर, और ये कौन सी रिवर के पास है। सेम इन द केस विद ये बाकी सब, जैसे रोपर है, लोथल है, बालाकोट है, सुरनकोटा है, बनावली है, इनके सब के आपको रिवर एंड एक्सवेटर जितने भी हैं एंड ईयर जो है इनके यहाँ से, ये आपको सारे ईयर्स भी पता होना चाहिए और याद होने चाहिए। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि डिफरेंट व्यूज़ हैं, हर आर्कोलॉजिस्ट जितने भी हैं उन सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन के। क्योंकि कुछ बोलते हैं कि आर्यंस आ गए थे, उस वजह से जो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये डिक्लाइन हो गई थी। कुछ बोलते थे कि फ्लड्स की वजह से, कुछ सोशल ब्रेकअप की वजह से, या फिर मेजर अर्थक्वेक की वजह से। अब ये काजेज ऑफ द डिक्लाइन है एंड पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इसके बारे में बोला है, जैसे वॉर और एक्सटर्नल प्रॉब्लम, जैसे कि आर्यंस ने वॉर किया था, तो व्हीलर, पिगॉट, गॉर्डन, चाइल्डे, इन सब ने बोला है कि वॉर और एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से, इनंडेशंस यानी कि फ्लडिंग की वजह से, सहानी ने बोला है डिजीज़, कोई बीमारी आ गई थी, कैंडे ने बोला है अर्थक्वेक, मार्शन एंड रेकिन्स ने बोला है सडन डिक्लाइन, व्हीलर ने। ये सब जो है काजेज ऑफ डिक्लाइन है, यानी कि अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि डिक्लाइन क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हर एक आर्कोलॉजिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं कि जो डिक्लाइन है वो किस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ आर्यंस, या फिर कुछ डिजीज़ की वजह से, या कोई सडन डिक्लाइन या क्लाइमेटिक चेंज की वजह से भी हुआ था, या फिर फ्लड्स की वजह से भी हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए काजेज ऑफ डिक्लाइन और किस किस पर्सनालिटीज़ ने क्या क्या बातें बोली है। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना ऋग वैदिक पीरियड, या फिर अर्ली वैदिक पीरियड भी इसको बोला जाता है, फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC। हम इन टॉपिक्स को ऐसे पढ़ेंगे, ओरिजिनल होम पहले पढ़ेंगे, फिर जोग्राफिकल एक्सटेंट यानी कि कहाँ कहाँ तक जो अर्ली वैदिक लोग थे वो कहाँ से कहाँ तक आए थे, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, मटेरियल लाइफ कैसे थी, ट्राइबल पॉलिटी कैसी थी, ट्राइबल सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी। रेफरेंस बुक्स अगर आपको कोई पढ़नी हो तो RS शर्मा भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं यही सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है, बिकॉज ये भी मैंने RS शर्मा से ही पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो आपको अगर RS शर्मा डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये जो नोट्स हैं ये मोर देन सफिशेंट है। ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। आर्यंस का ओरिजिनल होम, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है। कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि जो आर्यंस हैं वो सॉइल ऑफ इंडिया के ही नेटिव हैं, यानी कि इंडिया के ही हैं, बट कुछ बोलते हैं कि वो माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी कि वो कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, यहाँ से माइग्रेट हुए हैं, फ्रॉम सेंट्रल एशिया यानी कि तुर्क से, यहाँ से माइग्रेट हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, हमें अभी इसके बारे में कुछ एविडेंसेस नहीं मिले हैं, इसीलिए बोला जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। According to popular belief, the Aryan were supposed to have migrated from the Central Asia to Indian subcontinent। और जब ये इंडिया में आए, सेंट्रल एशिया थे, तो ये वेव्स में आए, एक साथ नहीं आया। फर्स्ट वेव में आया कुछ टाइम तक, जैसे कुछ ईयर्स तक, 3 सालों तक, सपोज़ हम मान लेते हैं 2000 से लेके 2010 तक इनकी फर्स्ट वेव आई थी, सेकंड आई थी 2010 से लेके 2020 तक सेकंड वेव आई थी। तो इनकी वेव जो थी इस तरीके से आई थी, एक साथ ये नहीं आए थे। द अर्लीस्ट वेव इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ऋग्वेदा हु केम अराउंड, यानी कि पहली जो वेव है वो ऋग्वेदा में लिखी गई है कि वो 1500 BC में आए थे। तो आपको ईयर पता होना चाहिए, 1500 BC में कौन आए थे, आर्यंस आए थे।
दे केम इन टू कन्फ्लिक्ट विद द इंडिजीनियस इनहेबिटेड कॉल्ड दासा एंड दास्यूज, यानी कि जैसे ही वो यहाँ पे आए तो उनके साथ किसका कन्फ्लिक्ट हुआ था, दासा एंड दास्यूज। दासा एंड दास्यूज ये उन लोगों को बोलते थे जिनको ये आर्यंस जो है वो अपने से क्या समझते थे, इन्फीरियर समझते थे। ओके, वो अपने से इनको इन्फीरियर समझते थे, इसीलिए उनको दासा एंड दास्यूज भी बोला जाता था। As Dasas and mentioned in the ancient Iranian literature, they seems to have a branch of the early Aryans. ऐसा माना जाता है कि जो ईरान की लिटरेचर है उसमें बोला जाता है कि जो दासास हैं वो भी अर्ली आर्यंस का ही कुछ हिस्सा है। द ऋग वेदा मेंशन द डिफीट ऑफ द संबारा चीफ कॉल्ड देवदासा। फिर ऋग वेदा में ये भी मेंशन किया गया है कि जो देवदासा का जो चीफ था उसे हराया गया था। In all the probability, this Dayasus in the Rig Veda represent the original inhabitant of India. ऐसा भी बोला जाता है कि ऋग वेदा में कि जो दायासूस जो थे वो ओरिजिनल इनहेबिटेड थे इंडिया के, एंड एन आर्यन चीफ हु ओवरपावर्ड कॉल्ड Tarayadasu. The term Dayadasusta, slaughter of the Dayadasu, is repeatedly mentioned in the ऋग वेदा। दयासु हत्या जो है यानी कि स्लॉटर ऑफ द दासूस, उसको रिपीटेडली मेंशन किया गया है ऋग वेदा में। अब कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं अबाउट कि जो आर्यंस हैं वो इंडिया में कैसे आए थे। पहले है मैक्स म्यूलर, जिन्होंने कहा है कि ये माइग्रेंट हुए हैं सेंट्रल एशिया से, एंड बीजी तिलिक ने बोला है कि माइग्रेंट हुए हैं आर्टिक रीजन से। बोजा हाकिया इंस्क्रिप्शन है किसकी, तुर्की की, उसमें बोला गया है, मेंशन किए गए हैं 4 गॉड्स, इंदिरा, वरुणा, मित्रा, नास्त्या। प्रूव सेंट्रल एशियन थ्योरी एज इट्स होमलैंड। जैसे कि जो बोहाजिका जो इंस्क्रिप्शन है तुर्की की, उसमें भी उन्हीं 4 गॉड्स का बोला गया है जो कि आर्यंस के टाइम पे आर्यन जो है उनको गॉड माने जाता था। तो इसलिए प्रूव किया जाता है कि जो आर्यंस हैं उनका होमलैंड कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया में है, ऐसा माना जाता है। ओके, द होल रीजन वेयर आर्यन फर्स्ट सेटल इज द कॉल्ड द 7 रिवर्स, यानी कि जहाँ पे आर्यन सबसे पहले रहते थे उस लैंड को क्या बोला जाता था, लैंड ऑफ 7 रिवर, यानी कि सप्त सिंधु भी उसे बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे 7 रिवर्स थे। अब ऋग वेदा में उनके अलग नाम हैं और मॉडर्न नेम उनके अलग है, जैसे इंदस, सिंधु, रावी, परुशिनी, बियास, विपास, जहलम, वितास्ता, चिनाब, ये चिनाब है, अक्सिनी, सतलुज, सुतुद्री, सरस्वती। पहले सरस्वती को एज ए होली रिवर माना जाता था, जैसे अभी गंगा है, बट अब नहीं माना जाता क्योंकि अब ये कहीं पे गायब ही हो चुके हैं, अब ये ज़्यादा मिलती नहीं है, बट इसको पहले क्या माना जाता था, होली रिवर माना जाता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्स झेलम, चिनाब, रावी, बियास। इसी एरिया के आसपास कौन रहते थे, आर्यंस रहते थे। और आपको इसको पढ़ के तो ऐसा भी लगा होगा कि जैसे जो पहले हमने जो स्टोन एज पढ़ी, उसके बाद जो हमने इंडस वैली पढ़ी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हुई थी वो भी इंडस नदी के आसपास ही हुई थी। तो आपसे इससे ये आइडिया लगा गए होंगे कि जो भी नई सिविलाइजेशन हुई या कोई भी नए लोग आए हैं वो किसके पास ज़्यादा रहे हैं, रिवर्स के आसपास ही रहे हैं। तो आपको इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी तक हमने क्या पढ़ी है कि जो आर्यंस थे वो बिलीव किया जाता था माइग्रेंट हुए फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, और एक एक स्टेजेस में हुए हैं, एक साथ नहीं हुए हैं बट एक स्टेजेस में हुए हैं। अर्ली ऋग्वेदा रिप्रेजेंट किया गया है कि जब आर्यंस आए थे इंडिया में तो वो 1500 BCs में आए थे। उसके बाद उनका कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई किससे हुई थी, दास्यास एंड दासियों से आई थी, जिसे वो अपने से इन्फीरियर समझते थे। अलग अलग स्कॉलर्स के व्यूज़ कि जैसे मैक्स म्यूलर बोलते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेंट हुए, बीजी तिलक बोलते हैं कि माइग्रेंट हुए हैं आर्टिक रीजन से। बोझैक्या जो इंस्क्रिप्शन है तुर्की के उसमें मेंशन किए गए हैं 4 गॉड्स जो है इंदिरा, वरुणा, मित्रा एंड नास्त्या, जो कि प्रूव करते हैं कि जो आर्यंस हैं उनका होमलैंड क्या है, तुर्की है। बिकॉज ऋग वेदा में भी इन्हीं
4 गॉड्स का नाम दिया गया है। इसीलिए ये थ्योरी जो है प्रूव करती है कि आर्यंस का होमलैंड क्या हो सकता है, सेंट्रल एशिया हो सकता है। उसके बाद जब आर्यंस फर्स्ट टाइम इंडिया में सेटल हुए थे तो वो किस रिवर से, यानी कि 7 रिवर्स के आसपास सेटल हुए थे, जिसको सप्ता सिंधु भी बोला जाता है, जिसमें सिंधु, पारुशिनी, विपास, वितास्ता, अक्सिनी, सुतुद्री एंड सरस्वती। तो आपको इनके मॉडर्न नेम के साथ साथ इनके जो ऋग्वेदिक नेम है ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद ये गंगा एंड यमुना की तरफ मूव कर गई। अर्लियर ये पेस्टोरल लाइफ जीते थे। पेस्टोरल यानी कि जो जानवर हैं उन्हें पालते थे, बट उनका एग्रीकल्चर भी एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन रहा था। उन्होंने नॉलेज हासिल की एग्रीकल्चर के लिए। प्लग शेयर जो था वो भी मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। जो प्लग शेयर है वो किसका बना होता था, वुड का बना होता था, और उसको ड्रॉन कौन करता था, ऑक्स करता था। The reference of the cow in the Rig Veda shows that the Rig Vedic people were predominantly pastoral people, यानी कि मेंशन किया गया है अगर काऊ का ऋग वेदा में, तो इससे क्या जाहिर होता है कि जो ऋग वेदिक पीपल है वो पेस्टोरल पीपल है। हॉर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और हमें 60,000 हॉर्सेस के बोन्स मिले हैं 3000 BC में, और ये कहाँ पे मिले हैं, राजस्थान के आसपास मिले हुए थे। नॉट मच नॉलेज ऑफ, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी वेपन्स की, बट उनके पास कुछ ब्रोंज के स्वॉर्ड्स थे जो कि इस तरह के दिखते थे। ओके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, यानी कि ये ज़्यादातर डोमेस्टिकेट करते थे, एनिमल्स को ज़्यादातर पालते थे। अब हम पढ़ते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। ऋग्वेदा जो है वो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज है कि हमें आर्यंस के बारे में बताता है। अर्लियर आर्यंस जो थे वो ईस्टर्न अफगानिस्तान में रहते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब या वेस्टर्न यूपी के आसपास ही रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे जब जो भारत का नक्शा था वो इस तरह का था, यानी कि पूरा ओपनली था। इंडो आर्यंस यहाँ से आए थे। सेकेंड मैं आपको थोड़ा जूम करके बताती हूँ, यहाँ से आए थे। ये आपको दिखा होगा कि यहाँ सेंट्रल एशिया से इंडो आर्यंस जो थे वो कहाँ पे एंटर हुए थे, इंडिया में एंटर हुए थे। और कौन से माउंटेन्स की तरफ से, मुजावंत माउंटेन्स की तरफ से, हिमावंत एंड मुजावंत माउंटेन, जिसको हिमावंत यानी कि हिमालय, मुजावंत यानी कि हिंदकुश। 40 रिवर्स का मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। कितने रिवर्स का मेंशन किया गया है, 40 रिवर्स का। नादी सुक्ता हैम 21 रिवर्स इन द ईस्ट गंगा, इन द वेस्ट कुंभा काबुल। अब बोला जाता है कि जो 21 रिवर्स थे वो ईस्ट गंगा की तरफ भी थे, गंगा की तरफ भी थे, और कुंभा काबुल यानी कि कुंभा जो है वो काबुल में एक रिवर है, वहाँ पे भी कुछ जो आर्यंस थे वहाँ पे भी सेटल थे। ऋग्वेदा जो है वो डिटेल हिस्ट्री बताता है आर्यंस की। Aryan occur 36 times. It is the earliest text of Indo-European language. The Rig Veda is a collection of prayers offers to, ऋग वेदा में क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स हैं जो कि अग्नि, इंद्र, वरुणा, मित्र और बाकी गॉड्स को डेडिकेटेड भी है। ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है पूरे वर्ल्ड का। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो कौन सा है, तो वो ऋग वेदा है। इसमें 10 मंडलास हैं, यानी कि मंडलास का मतलब होता है बुक्स, 10 बुक्स हैं। बुक सेकेंड एंड बुक 7 जो है वो सबसे पहले पोर्शन है, सबसे पहले लिखे गए हैं सेकंड, और जो 7th पोर्शन है इनको सबसे पहले लिखा गया था। बट फर्स्ट और 11 पोर्शन जो है वो लेटेस्ट एडिशन है। लेटेस्ट एडिशन इन द सेंस कि अभी नहीं लिखे गए हैं, बट उस टाइम पे जब आर्यंस थे उस टाइम पे वो लेटेस्ट एडिशन रहा गया था। इसमें कलेक्शन ऑफ हाइम्स हैं, हाइम्स यानी कि मंत्र है, कंपोज्ड अराउंड जो कि 1700 BC में लिखे गए थे। 1028 हाइम्स हैं, और जिसको 10 मंडलास में डिवाइड किया गया। मंडलास यानी कि बुक्स में डिवाइड किया है। हाइम यानी कि मंत्र बोला जाता है जिसको। ओके, कितने हाइम्स है इसमें, 1028।
तो ये आपको पता होना चाहिए बुक्स कितनी हैं और अर्लीस्ट पोर्शन कौन सा है एंड लेटेस्ट पोर्शन कौन सा है और इसमें कितने हाइम्स हैं एंड देन कितने मंडलास हैं. As same name for the several gods and social classes. अच्छा, it has many things common with Avesta, oldest text of the Iranian language. अभी मैंने आपको बताया कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे. एज जो ईरान की बुक है अवेस्ता, इसमें और ऋग्वेदा में बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी हैं. इसमें जो अवेस्ता बुक है ईरान की एंड जो ऋग्वेदा है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन है. एज इट डेडिकेटेड टू गॉड्स के लिए, सोशल क्लासेस के लिए, इन सब के लिए क्या है अवेस्ता जो ईरानियन लैंग्वेज की बुक है उसमें और ऋग्वेदा में बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी हैं जैसे गॉड के लिए या फिर सोशल क्लासेस के लिए. ऋग्वेदा इंद्र भगवान है उसे क्या बोला जाता है पुरांदारा. पुरांदारा यानी कि ब्रेकर ऑफ फोर्ट यानी कि किलों को जो कि हराता है यानी कि किलों को अपने अंडर ले लेता है. ब्रेकर ऑफ फोर्ट उसे बोला जाता है. ऋग्वेदा इंद्रा जो है उसको पुरांदारा भी बोला जाता है. दे सक्सीड एवरीवेयर बिकॉज दे पोजेस. जो ऋग्वेदा में जो आर्यंस हैं वो हर जगह क्यों जीतते हैं क्योंकि उनके पास चैरियट होता है. और सबसे पहले चैरियट इंट्रोड्यूस किस में किया गया था आर्यंस ने किया गया था. आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैंने आपको स्टोन एज में बताया था कि स्टोन एज में सबसे पहले क्या हुआ था व्हील का इंट्रोड्यूस हुआ था. बट व्हील किसका था वो स्टोन का ही व्हील था. तो स्टोन का व्हील था सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था न्योलिथिक पीरियड में. अब वैसे ही जो चैरियट है वो किस में इंट्रोड्यूस किया गया है आर्यंस के पीरियड दैट इज़ अर्ली वैदिक पीरियड में ही उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको हॉर्स ड्राइव करता था. उनके पास इक्विपमेंट भी थे, कोट भी थे और बैटर आर्म्स भी थे. 2 टाइप्स के कन्फ्लिक्ट्स होते थे. आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के कन्फ्लिक्ट्स थे तो 2 टाइप्स के कन्फ्लिक्ट थे जो कि प्री आर्यंस के साथ लड़ा जाता था. प्री आर्यंस यानी कि जो आर्यंस नहीं थे, आर्यन से पहले वहाँ पे लोग रहते थे और फॉट बाय देमसेल्फ यानी कि एक दूसरे के साथ भी वो बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ते थे. आर्यंस को 5 ट्राइब में बांटा गया है जिसको पंचजन भी बोला जाता है. तो आपको इसका पता होना चाहिए जो 5 ट्राइब में बांटा गया है आर्यंस को उसे और क्या बोला जाता है उसे पंचजन भी बोला जाता है. द भारता एंड द त्रिशु वर द रूलिंग आर्यन क्लान्स एंड दे वर सपोज्ड बाय द प्रीस्ट वशिष्ठ. अब बोला जाता है कि जो क्लान्स हैं, क्लान्स में जो डिवाइड किया गया है सोसाइटी को, तो उसमें सबसे ऊपर जो रूलिंग क्लास थी वो कौन से थे, रूलिंग आर्यंस कौन से थे, भारता एंड त्रिशु. इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रूलिंग क्लान्स कौन से आर्यंस के टाइम पे, तो वो थे भारता एंड त्रिशु. और 5 ट्राइब जो डिवाइड की गई थी उसका नाम क्या था पंचजना. और उनको सपोर्ट कौन करता था जो प्रीस्ट होता था और प्रीस्ट को क्या बोलते थे वशिष्ठ बोलते थे. तो भारता एंड त्रिशु जो थे वो रूलिंग क्लान्स थे. उनको सपोर्ट कौन करता था वशिष्ठ जो कि प्रीस्ट था. The country भारतवर्षा was eventually named after tribe भारत. जो हमारा कंट्री का नेम है भारतवर्षा वो भारता ट्राइब से ही लिया गया ऐसा माना जाता है. भारता was opposed by 10 चीफ. भारता को कितने अपोज करते थे 10 चीफ करते थे. 5 जो थे वो हेड थे आर्यंस के एंड 5 जो हेड थे वो नॉन आर्यंस ट्राइब के हेड थे. तो भारतवर्षा जो कंट्री का नाम दिया गया है वो कौन सी ट्राइब से लिया गया है, वो भारता ट्राइब से लिया गया है जो आर्यंस की ट्राइब थी. आर्यन क्लान्स में रूलिंग क्लास मानी जाती थी कौन सी 2 क्लासेस, एक थी भारता एंड सेकेंड वन इज त्रिशु. इनको सपोर्ट कौन करता था वशिष्ठ करते थे. भारतवर्ष जो नाम दिया गया है कंट्री को वो इवेंचुअली जो भारत ट्राइब है उसी से लिया गया है. भारता को 10 चीफ जो थे वो अपोज करते थे. जैसे 5 जो थे वो आर्यंस थे और 5 जो थे वो नॉन आर्यंस थे. बैटल ऑफ भारता वर फॉट विद द होस्ट ऑफ 10 चीफ इज नोन एज द बैटल ऑफ 10 किंग्स. बैटल ऑफ 10 किंग्स बोला जाता है. बैटल ऑफ 10 किंग्स किसको बोला जाता है, जो कि
भारता और जो 10 चीफ थे उनके साथ में लड़ी गई थी, उसे बैटल ऑफ 10 चीफ भी बोला जाता है, या फिर इसको 10 राजन वॉर भी बोला जाता है। 10 राजन वॉर। एक सेकेंड में इसको क्लियर करके थोड़ा, क्या बोला जाता है, 10 राजन वॉर। बैटल ऑफ 10 किंग को 10 राजन वॉर भी बोला जाता है, जो भारता एंड 10 चीफ जो थे, यानी कि 5 कौन थे, आर्यंस, और 5 कौन थे, नॉन आर्यंस, इन दोनों के बीच में जो वॉर लड़ा था भारता एंड 10 चीफ के साथ, उसको 10 राजना वॉर भी बोला जाता है। और जी जो वॉर हुआ था, जो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी, वो कौन से रिवर के पास हुई थी, वो परुशिनी यानी कि रावी रिवर के पास हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बार बार इसको बोल रही हूँ कि जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है वो किसके बीच में हुई थी, भारत और 10 चीफ्स के बीच में हुई थी। इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बैटल ऑफ 10 किंग है उसका नाम क्या है। 10 राजना वॉर भी बोला जाता है इसको, या फिर इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स भी बोला जाता है। और ये कौन से रिवर के पास हुई थी, तो ये रावी रिवर के पास हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद हम चलते हैं, ट्राइब के डिफीट होने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दैट वाज पुरुष। सब्सिक्वेंटली द भारता जॉइन हैंड विद पुरुष एंड फॉर्म्ड ए न्यू रूलिंग क्लाइन। फिर इसके हारने के बाद, जैसे ही बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन जीतता है, भारता जीतता है। भारता जीतने के बाद पुरुष जो थे, एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब हो निकल के आती है। भारता पुरुष के साथ जो है हैंड्स ज्वाइन करते हैं और एक न्यू क्लास यानी कि न्यू रूलिंग ट्राइब निकल के आती है, जिसे बोला जाता है कुरुस। तो भारता प्लस पुरुष इक्वल टू कुरुस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारता ने किसके साथ हैंड्स ज्वाइन किया था कि कुरुस ट्राइब आई थी, तो वो थे पुरुष। द कुरुस कंबाइंड विद पंच जनानास एंड दे टुगेदर एस्टैब्लिश द रूल in the upper Gangetic basin where played an important role in the later Vedic period। फिर उसके बाद जो कुरुस हैं उन्होंने पंच जननास के साथ हैंड्स ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने अपर गैंगेटिक बेसन के पास एक नया रूल एस्टैब्लिश करने की बात की इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ तक था हमारा जो पॉलिटिकल लाइफ थी इनकी। ऋग्वेदा में जो मेंशन किए गए वॉर, जैसे बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन से रिवर के पास हुई थी, पंच जननास कौन थे, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। सो होप आपको यहाँ तक अभी तक क्लियर हो गया होगा। सो अब हम मूव करते हैं अबाउट द मटेरियल लाइफ उनकी कैसी थी। सक्सेस इन वॉर पॉसिबली ड्यू टू द हॉर्सेस, चैरियट्स एंड ब्रोंज आर्म्स। कॉपर यूज्ड एज खेतरी माइंस इन राजस्थान। कॉपर यूज जो करते थे वो खेतरी माइंस से लाते थे, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। उनके पास बेटर नॉलेज थी एग्रीकल्चर की कि हमने सीड्स कब सो करना है, हार्वेस्ट कब करना है, उनको साफ़ कब करना है। इनके पास अच्छे से नॉलेज थी इन सब चीज़ों की। बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं। डेट द ऋग्वेदा पीपल कॉल्ड एज द प्रीडोमिनेटली पेस्टोरल पीपल कहा जाता था उनका। जो भी उनके वॉर आज तक लड़े थे उन्होंने वो काउज के ऊपर लड़े थे। किसके ऊपर लड़े थे, ओवर काउज। द टर्म ऑफ वॉर इन द ऋग्वेदा इज घविष्ठी भी बोला जाता है। जो काऊ के ऊपर वॉर लड़ते हैं उसे घविष्ठी भी बोला जाता है। और द सर्च ऑफ द काऊ एंड द काऊ सीम टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे याद होनी चाहिए। ये वाला जो पैरा है इसे अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा आप। मैं आपको बताती हूँ आपको और कौन सा अच्छे से पढ़ना है। जैसे ये वाला जो मैंने आपको बताया भारतवर्ष, ये आपको पढ़ना है, यानी कि ये वाला पेज आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, क्योंकि कल मैं आपका इसी के रिलेटेड शाम को MCQs लेके आऊँगी। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और हम आपको ये वाला जो पेज है इसको अच्छे से पढ़ना है, ये वाला पेज अच्छे से पढ़ना है। माउंटेन्स के आसपास कहाँ रहते थे ये भी चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। एंड देन जो मटेरियल लाइफ में आपको बता रही हूँ आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है। घविष्ठी बोला जाता था यहाँ सर्च ऑफ द काऊ, यानी कि जितने भी आर्यंस के वॉर होते थे वो किसके रिलेट होते थे, काऊ के रिलेट होते थे। और जो काऊ के रिलेट वॉर होते थे उसे क्या बोला जाता था, घविष्ठी बोला जाता था। और गिफ्ट जो प्रीस्ट को देते थे उसमें कंसिस्ट होता था ज़्यादातर काउस एंड वुमेन स्लेव। लैंड को कभी वो गिफ्ट के तौर पे नहीं देते थे।
काउस देते थे या वुमेन्स को देते थे एज ए स्लेव, बट वो लैंड को नहीं देते थे। ट्रेड के कोई हमें एविडेंसेस नहीं मिले हैं। समुद्र या रिवर जो है वो डिनोट करता है कि कलेक्शन ऑफ वाटर, वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं होता था। भगवानपुरा हरियाणा में 3 साइट्स हैं। पंजाब हैज़ yielded a painting grey where along with the late हरप्पन पॉटरी no iron object were found, यानी कि हमें क्या मिला है, पॉटरी मिली है, जैसे कि हमें हरप्पन कल्चर में भी मिली थी, और जो हमें पॉटरीज मिली है वो कहाँ मिली है, भगवानपुरा हरियाणा में। वहाँ पे कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट नहीं थे, जो भी थे वो किसके थे, मिट्टी के बने हुए थे, क्ले के बने हुए थे। 13 रूम्स मिले हैं जो डिस्कवर हुए हैं, जो किससे बने हुए हैं, सिर्फ मड से बने हैं। लार्ज कमरे थे, ऐसा लग रहा था हमें, यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो फैमिली है वहाँ पे बिग फैमिली होगी। कैटल्स की बोन्स मिली है यहाँ, जो भगवानपुरा साइट है हरियाणा में, यहाँ पे। तो ये हमने पढ़ा है मटेरियल लाइफ। तो आपको ये वाला पेज जो है इसको भी अच्छे से रीड करना है। देन हम पढ़ेंगे ट्राइबल जो लाइफ है ऋग्वेदा पीपल की। ट्राइबल चीफ कौन था, राजन बोला जाता था, यानी कि वो हेरिडिटरी बनता था, तो उसे ट्राइबल जो चीफ है उसे राजन बोला जाता था। उसको अनलिमिटेड पावर नहीं दी जाती थी, उसे इलेक्ट कौन करता था, समिति। राजन को कौन इलेक्ट करता है, समिति, यानी कि जो ट्राइबल असेंबली होती थी वो उसे इलेक्ट करती थी। अब जो राजन होता था वो ट्राइब को भी प्रोटेक्ट करता था और कैटल्स को भी प्रोटेक्ट करता था। प्रेयर ऑफर करता था ट्राइब के बिहाफ पे। बहुत सारी अलग असेंबली थी, जैसे सभा, समिति, विधाता, गणा, ये 4 असेंबलीज थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजन था वो हेड था, उसे इलेक्ट कौन करता था, समितिज इलेक्ट करती थी। 4 अलग तरह की असेंबलीज हैं, जैसे सभा, समिति, विधाता एंड गणा। देन आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, दे एक्सरसाइज डेलिबरेटली मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शंस भी वो करते थे। इवन द वुमेन, जो वुमेन है वो भी अटेंड करती थी सभा और विधाता को। सिर्फ सभा और विधाता को अटेंड करती थी वुमेन। ऋग्वेदा में ये मेंशन है कि सभा और विधाता को कौन अटेंड करती थी, इनकी जो मीटिंग्स होती थी कौन अटेंड करती थी, वुमेन्स भी इनको अटेंड करती थी। मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट असेंबली किसकी होती थी, सभा की और समिति की। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वुमेन जो थी वो आर्यन पीरियड में कौन सी मीटिंग्स को अटेंड करती थी, तो आपको ये चारों ऑप्शंस में दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए वो सभा और विधाता मीटिंग्स को अटेंड करती थी, समिति और गणा को अटेंड नहीं करती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी वॉज द पुरोहित। 2 इम्पॉर्टेंट पुरोहित थे, एक थे विशाष्ठा जो कंजर्वेटिव थे, बहुत ज़्यादा कंजर्व सोच वाले, एंड एक थे विश्वामित्र जो कि लिबरल सोर्स थे। और आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र के टाइम पीरियड में ही गायत्री मंत्र को कंपोज किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है कि 2 टाइप्स के पुरोहित थे, एक थे विशेष्ठा और एक थे विश्वामित्र। जो विशेष्ठा थे वो कंजर्वेटिव थे, यानी कि लिमिटेड सोचते थे, एंड लिबरल सोच के कौन थे, विश्वामित्र, जिनके टाइम पीरियड में ही गायत्री मंत्र जो था वो कंपोज हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेज भी आपको याद अच्छे से रखना है। देन आ जाते हैं सेनानी। जो सेनानी थे वो कौन से जो वेपन्स थे वो यूज़ करते थे, स्पेयर्स, एक्सेस एंड स्वॉर्ड्स। नो ऑफिसर, कलेक्शन टैक्स के लिए कोई भी ऑफिसर नहीं था। चीफ थे जिनको गिफ्ट दिया जाता था एज ए, उसे बलि भी बोला जाता है, तो ये गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। व्रजापति, ही एंजॉय द अथॉरिटी ओवर लार्ज लैंड। व्रजापति जो था वो अथॉरिटी एंजॉय करता था ओवर द लार्ज लैंड। ये हेड होता था कुलापास का, यानी कि जो सारी फैमिलीज़ थी, फैमिलीज़ को कुलापास बोला जाता है। जैसे व्रजापति किसका हेड होता था, 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली, तो इन सब फैमिलीज़ का हेड कौन होता था, व्रजापतिज भी होता था। हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्ड्स, ग्रामीज। हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्स का कौन होता था, ग्रामीज होता था। ग्रामिनी जस्ट एज अ हेड ऑफ द फाइटिंग यूनिट। वन सेटल हेड ऑफ द विलेज होता था। किंग डिड नॉट मेंटेन रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। यहाँ पे जो थी किंग कोई आर्मी नहीं थी। मिलिट्री फंक्शंस डिफरेंट थे ट्राइबल ग्रुप्स के। मिलिट्री इनकी स्ट्रॉन्ग थी। टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। माइग्रेट होते थे एक जगह से दूसरे जगह तक आर्यंस। अब आपको ये वाला पेज भी अच्छे से पढ़ना है।
देन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सोशल जो लाइफ है वो कैसी होती थी, पैट्रियार्कल नेचर होती थी। पैट्रियार्कल यानी कि हेड ऑफ द फैमिली कौन होते थे, फादर, यानी कि मेल डोमिनेशन होता था। ऋग्वेदिक सोसाइटी में 4 वर्णास नेमली ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास के बारे में बताया गया है। इन 4 वर्णास को ऐसे डिवाइड किया गया, पहले ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड देन शूद्रास। ब्राह्मण्स जो थे वो क्या थे, प्रीस्ट आते थे, वो प्रीस्ट थे। क्षत्रियास जो थे वो वॉरियर थे। वैश्यास जो थे एग्रीकल्चरिस्ट हो गए या ट्रेडर्स हो गए। शूद्रास जो हो गए वो सर्वर्स हो गए। इन तीनों के 4-fold डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, इससे क्लियर हो जाता है कि जो पहले आर्यंस के टाइम पे जो क्लासेस का डिवीजन होता था वो ऑक्यूपेशन के बेस पे होता था। ओके, किनशिप ऑन द स्ट्रक्चर, पीपल गिव लॉयल्टी टू ट्राइब। जना यानी कि पीपल, द नंबर इन द ट्राइब डिड नॉट एक्सीड अप टू 100 से ज़्यादा जो है जना एक ट्राइब में ज़्यादा नहीं होते थे। एक जो जना है यानी कि एक जो पीपल की ट्राइब है उसमें 100 से ज़्यादा लोग नहीं होते थे। जना को 27 टाइम्स डिस्कस किया गया है ऋग्वेदा में। यहाँ पे ये 27 नहीं, यहाँ पे 275 है। तो 275 टाइम्स जना को मेंशन किया गया ऋग्वेदा में, बट जनपद यानी कि टेरिटरी का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। टेरिटरी यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं की गई थी, तो टेरिटरी का जो वर्ड है वो ऋग्वेदा में मेंशन नहीं है, बट जना का मेंशन है 275 टाइम्स। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म मेंशन 170 टाइम्स इन द ऋग्वेदा जो था विस। विस जो था उसको 170 टाइम्स जो है वो ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। विस वॉज डिवाइडेड इंटू गमा और स्मॉलर ट्राइबल यूनिट्स मेंट फॉर फाइटिंग, ग्रामा क्लैश, संग्रामा। विस को फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, स्मॉलर ट्राइब्स, और एक था ग्रामा का क्लैश और एक था संग्रामा। फैमिली क्लास एस कुला मेंशन रेयरली, यानी कि जो फैमिली को जो कुला बोला जाता है रेयरली मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। गृहा जो है यूज़ किया गया है फैमिली के लिए, गृहा यूज़ किया गया है फैमिली के लिए। पैट्रियार्कल फैमिली थी, हेडेड बाय फादर, ब्रेव्ड फॉर ब्रेव सन टू फाइट इन द वॉर, नो डिज़ायर फॉर डॉटर। यूनिट एंड हेड, कुला, कुलापा, ग्रामा विलेज, ग्रामीणी, विसापति, जाना, गोपाति, राष्ट्रीय यानी कि कंट्री का जो हेड होगा वो कौन होगा, राजन यानी कि राजा। तो आपको यूनिट एंड हेड इसके पता होनी चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, आपको पता होना चाहिए, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन आ जाते हम अपने नेक्स्ट पेज पे। विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड, यानी कि जब एक जो विडो होती है वो अपने हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर सकती है, तो उस शादी को क्या बोला जाता है, नियोगा, नियोगा उसे बोला जाता है। पॉलीएंड्री एग्जिस्ट था इन विच वुमेन कैन मैरी मोर देन वन हस्बैंड, जैसे आपने महाभारता देखी होगी, ठीक है, उसमें भी बताया गया है। पॉलीएंड्री जो था वो एग्जिस्ट था, यानी कि जो वुमेन थी वो एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती थी, बट चाइल्ड मैरिज वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था। मैरिज की एज क्या थी, 16 to 17 years. Members of the same family took to different profession and belongs to different varnas as well illustrated by the hymn of the Rig Veda. In this hymn, a person says, I am a singer, my father is a physician, my mother is a grinder of corns. यानी कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो अलग अलग प्रोफेशन जो है उसमें काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ भी हमने ब्राह्मणास पढ़ा, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो इसमें जो आई एम ए फिजिशियन, ये क्या एक हाइम है, यानी कि एक हाइम बताया गया है ऋग्वेदा में, जिसमें बोला गया है, ये तो अलग लैंग्वेज में था बट अब इसको इंग्लिश में ऐसे चेंज किया है, जैसे कि मैं सिंगर हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, मैं शूद्र हूँ। आई एम ए फिजिशियन, यानी कि मैं ब्राह्मणीज हूँ, मेरे फादर जो है वो ब्राह्मणीज है, मैं शूद्र हूँ। माई मदर इज़ ए ग्राइंडर ऑफ कॉर्न, यानी कि जो मेरी मम्मा है वो क्या है, वैश्यास हैं। तो ये ऐसे करके डिवीजन ऑफ क्लासेस को भी बताया गया है इन द ऋग्वेदा। मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते थे, जैसे कर्ड, बटर, घी। इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो डाइट का था।
ग्रेन कुकड विद मिल्क को क्या बोला जाता है, शीरा पकमोदनम, पकमोदनम भी बोला जाता था किसको, जो भी खाना हम बनाते थे किसमें, मिल्क में। तो ये इंपॉर्टेंट है। द मीट खाया जाता था फिश, बर्ड्स, एनिमल्स का। बाकी द काउ वॉज ऑलरेडी डीम अघाया, ये काउ है, काउ को अघाया कहा गया है, अघनाया, यानी कि नॉट टू बी किल्ड, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहलिक ड्रिंक थे सूरा एंड सोमा, उसको कंज्यूम किया जाता था। अम्यूज़मेंट के लिए डांस, चैरिट रेसिंग, डाइसिंग, डाइसिंग होता है वो जैसे वो डाइस फेंक के वो खेलते हैं ना, जैसे जुआ एक किस्म का हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं डाइसिंग, वो भी अम्यूज़मेंट थे ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम्स। एक स्टैंजा था ऋग्वेदा में जिसे बोला जाता है गैम्बलर लेमेंट्स कहा कहते हैं उसे, ये ऋग्वेदिक लैंग्वेज में था बट इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका ऐसा है, मेरी वाइफ ने मुझे रिजेक्ट किया एंड उसकी मम्मा मुझे हेट्स करती है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं गैम्बलर हूँ, तो मेरी जो वाइफ है उसने मुझे इस काम को मना कर दिया है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और इसकी मम्मा मुझे इस काम से मुझे हेट करती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बट जो मैंने ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बोले हैं उस पेज को आप दोबारा रीड कीजिएगा, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट है रिलीजन। ऋग्वेदिक टाइम पे गॉड वर्शिप किया जाता था, नेचर को ज़्यादा वर्शिप किया जाता था, बिलीव किया जाता था कि नेचर के पास ज़्यादा पावर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइविनिटी कौन थे, इंद्र, पुरांदरा यानी कि ब्रेकर ऑफ फोर्ट भी जिसको बोला जाता है, विक्ट्री एंड रेन गॉड इसको बोला जाता है। सबसे पावरफुल गॉड कौन थे, इंद्र। वरुणा यानी कि वाटर को भी गॉड बोला गया है, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो वरुणा की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि वो ही चाहते हैं वो सब करना, क्योंकि वो गॉड हैं। सोमा गॉड ऑफ प्लांट्स, सूर्य सन गॉड ऑफ सन, जो कि एक 7 हॉर्स के चैरियट पे आएंगे, वो कुछ इस तरह का होगा। सावित्री गॉड ऑफ लाइट, गायत्री मंत्र, पुरुषन गॉड ऑफ मैरिज, रुद्र गॉड ऑफ एनिमल, अदिति मदर ऑफ गॉड, सिंधु रिवर का गॉड, यामा गॉड ऑफ डेथ। समटाइम गॉड विजुअलाइज एज एनिमल बट नो एनिमल वर्शिप, गॉड को विजुअलाइज किया जाता था एनिमल्स के लिए बट एनिमल वर्शिप नहीं होती थी, यज्ञ और सेक्रीफाइस ज़्यादा होते थे। इकोनॉमी हर्ड्स ऑफ कैटल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था। ट्रेड होता था बट कम कम होता था। कारपेंटर, स्मिथ, पॉटर्स, इनके बारे में बताया गया है। एंड इवन जब डिजीज़ कोई होती थी उसे भी ये क्योर कर लेते थे थ्रू हर्ब्स। ऑर्चर कलर, जो ऐसे कुछ ऑरेंजिश कलर का जो पॉटरी थी वो भी वहाँ पे डिस्कवर हुई है, कुछ इस तरह की होती थी। ये था हमारा ऋग्वेदिक पीरियड। आपको इससे पेजेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको बुक भी कंसर्न करनी है तो मैंने आपको बता दिया है कि आर एस शर्मा आप पढ़ सकते हैं, बट जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं मोर देन सफिशेंट है। इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे निकल जाएंगे। हम कल इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर मेरे चैनल पे इसका हम MCQ टेस्ट सीरीज़ लाएंगे जो कि है सुमेरास क्लासेस फॉर JKSSB, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो होप ऑफ द बेस्ट, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।